भूमि और तुषार की लड़ाई को देखकर जेम्स बहुत खुश हो रहा था। उसने भूमि और जेम्स को अपने पास बुलाकर दोनों की बहुत तारीफ करी। जेम्स ने भूमि से पूछा कि उसे ये तलवारबाजी की इतनी शानदार कलाबाजी किसने सिखाई है? क्या तुम्हारा कोई टीचर है क्या? जेम्स के सवाल को सुनकर भूमि ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उसे क्या कहना चाहिए। हालांकि एक समय में उसका एक टीचर था। वो अपने परिवार के एक टीचर के अंडर तलवारबाजी सीख रही थी, लेकिन यह बहुत पहले था और उसे नहीं लग रहा था कि जेम्स उन स्किल्स की बात कर रहा था। भूमि ने झूठ बोला, ये एक पारिवारिक रहस्य है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आपको बता पाऊंगी। भूमि को उम्मीद थी कि अब जेम्स उसके जवाब के बाद उससे कुछ नहीं पूछेगा। जेम्स ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जानने के लिए उत्सुक था। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, इसका कारण यह है कि मैं तुम्हें एजेंट्स की परीक्षा के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूं। तुषार ने उत्साह से कहा, आपका मतलब है टॉप 100 में ओपनिंग है? जेम्स ने समझाया, हाँ, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उन्होंने सभी टीचरों को अपने सबसे बेस्ट 2 स्टूडेंट्स का चयन करने के लिए कहा है। यही वजह है कि मैंने आज तुम दोनों को यहां बुलाया है। ये तुम दोनों के लिए एक अच्छा अवसर है। अगर तुम्हें 1 नंबर वाले एजेंट के रूप में चुना जाता है तो तुम बेस छोड़कर जा भी सकते हो। हम तुम्हें टास्क असाइन करेंगे। अपनी योग्यता साबित करो और शायद एक दिन तुम दोनों उसी स्थिति में होगे जहां अभी मैं हूं। रैंकिंग सिस्टम के बारे में बेस पर रहते हुए भूमि ने काफी कुछ सीखा था। टॉप 100 में आने वाले एजेंट्स शायद ही कभी रैंक से बाहर जाते हैं। वो अक्सर एक दूसरे के बीच बस अपने पदों को बदलते रहते थे, लेकिन यह पहली बार था जब वो सैकड़ों लोगों की तलाश कर रहे थे। भूमि ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि टॉप 100 एजेंट्स में से 2 एजेंट्स मारे गए हैं? भूमि के चेहरे और उसके लुक को देखते हुए जेम्स ने सोचा कि वो सच्चाई जानने की हकदार है। भूमि को सच जानने का हक है। वो इसके लिए बहुत मेहनत कर रही थी। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये वास्तव में अब कोई रहस्य भी नहीं है। और चूंकि ये बात तुमसे जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। सच्चाई यह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उनमें से एक एजेंट 100 जिसका नाम निशिका था। निशिका ही वो व्यक्ति है जिसने हमें तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें यहां भेजा था। निशिका अब हमारे कॉल का जवाब नहीं दे रही है। यह खबर भूमि के लिए हैरान कर देने वाली थी। जेम्स के मुंह से निकली बात अब भूमि को बहुत परेशान कर रही थी। वो बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निशिका के साथ क्या हुआ है। भूमि ने सोचते हुए कहा, निशिका, तुम्हें क्या हुआ? इधर पृथ्वी पर मिलिट्री स्कूल के अंदर अब सुबह हो चुकी थी और आखिरकार स्कूल के फिर से शुरू होने का समय आ गया था। सभी स्टूडेंट्स अब अपने फाइनल सेशन में पार्टिसिपेट करने और समर वेकेशन के हॉलीडेज को एंजॉय करने से पहले अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि अब टीचर्स के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था और इसमें निहाल भी शामिल थे, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का इंचार्ज था। ऑफिस में एंटर करने से पहले ही निहाल का मूड थोड़ा अपसेट लग रहा था। हर तरफ का माहौल संगीन बना हुआ था, क्योंकि आमतौर पर सोमवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए सबसे हेक्टिक और बुरा ही रहता था, लेकिन साथ ही यह दिन सभी के लिए कुछ नया करने की शुरुआत भी लाता था। हालांकि उनका मिलिट्री बेस इंटर मिलिट्री बेस टूर्नामेंट में सबसे पहली पोजीशन पर नहीं आया था और ना ही वहां का विनर बना था, पर साथ में वो इस बात से ही खुश थे कि उनका बेस सबसे लास्ट में भी नहीं आया था और साथ में सबसे बेस्ट लीडर्स में से एक ओमकार ने पिछले साल की तुलना में इस मिलिट्री बेस द्वारा किए गए सुधारों के लिए उनकी काफी तारीफ और सराहना भी की थी। जयदेव, भीमा और पॉल के बीच अभी भी बहुत सारी टेंशन चल रही थी, लेकिन निहाल ने इसमें शामिल होने की परवाह नहीं की थी। हेड जनरल इसका ख्याल रख सकते थे, क्योंकि ये वैसे भी निहाल की सैलरी ग्रेड से ऊपर का मामला था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि जयदेव ने इनके मिलिट्री बेस से बेकार की रिक्वेस्ट करना अब बंद कर दिया था, क्योंकि वो किसी और चीज की तैयारी में व्यस्त था। निहाल ने अपने ऑफिस की कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, फाइनली अब कोई समस्या नहीं, कोई नाटक नहीं। मैं बस आराम कर सकता हूं। तभी उसकी नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी, जो कि एक सफेद रंग का लिफाफा था। उन दिनों किसी को मैसेज भेजना एक कॉम्प्लिकेटेड काम था। अगर आपको एक छोटी सी बात भी किसी को कहनी है तो उसके लिए भी कम से कम 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ता था। इसलिए उस लेटर में आखिर क्या लिखा होगा ये जानने के लिए निहाल काफी क्यूरियस था। जैसे ही निहाल ने उस लिफाफे को खोला, उसने महसूस किया कि उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। बस इतना ही लिखा था कि डियर निहाल, मैं अच्छे के लिए ये मिलिट्री बेस छोड़कर जा रहा हूं।
लियो। निहाल को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ? ये क्या? निहाल ने दोबारा उन लाइंस को पढ़ा। जब तक उसे समझ नहीं आया, निहाल खड़े होकर चिल्लाया, क्या? उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब बीस्ट क्लास कौन लेगा? और नए सार्जेंट का क्या? उसे अब कौन सिखाएगा? निहाल तुरंत वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथों को उसने अपने सिर पर रखा, क्योंकि अब उसे सिर में दर्द महसूस हो रहा था। निहाल ने सोचा, ठीक है, माना कि हमने शर्त रखी थी कि लियो जब चाहे ये जगह छोड़कर निकल सकता है, लेकिन उसे कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। कितनी गलत बात है ये। हालांकि जैसे तैसे निहाल ने खुद को संभाला। लियो का इस तरह बिना किसी जानकारी के वहां से चले जाना निहाल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। लियो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने निहाल की बहुत सारे कामों में मदद की थी, इसलिए कहीं ना कहीं निहाल अब उसे मिस कर रहा था। निहाल ने लियो के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, आप एक महान व्यक्ति थे लियो। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब भीमा ने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने की कोशिश की, उस वक्त भी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें, बस खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। पृथ्वी से कहीं दूर एक लैंटर्न नाम के ग्रह पर कई शांति भरे दिनों में से ये भी एक दिन था। वहां लंबी लंबी घास लहरा रही थी। वो जगह स्वस्थ और हरी थी और नीली नदी शांति के साथ बगल में अच्छी तरह से बह रही थी। मिलिट्री बेस से निकलने के बाद लियो ने अपना सारा सामान समेट लिया था और अब वो यहां आ गया था। लियो ने पोर्टल से बाहर आने के बाद कहा, फाइनली मैं यहां वापस आ गया हूं। उपयोग किए गए पोर्टल ने लियो को एक शेल्टर के बीच में आने में मदद की थी और उसका सारा सामान भी उसके साथ ही आ गया था। अपने सामान को लियो वहीं किनारे पर छोड़कर चला गया। उस जगह से गुजरते समय लोगों ने लियो को बड़े अजीब तरह से देखा, क्योंकि वो देख सकते थे कि वो अपनी अजीब आंखों के कारण अंधा था। फिर भी लियो किसी तरह बस ठीक तरह से चल पा रहा था। शेल्टर को अक्सर विजिटर नहीं मिलते थे, इसलिए लियो को वहां पर देखकर सभी थोड़ा हैरान थे। अब लियो ने अपने शरीर में होने वाले चेंजेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसकी पावर को एक अजीब सी फीलिंग ने जोर से धक्का दे दिया। उसने उस दिन से अपने शरीर में हो रहे सभी परिवर्तनों को देखा और महसूस किया। लियो जब भी अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता था, उसे पहले के मुकाबले ज्यादा थकान महसूस होती थी, लेकिन लोगों की भीड़ में वो चीजों की सुगंध और दुर्गंध से अब उनके बारे में अंदाजा लगा सकता था। लियो सार्थक का बहुत आभारी था। उसने उसे दिन के उजाले में चलने की अनुमति देने वाली एक जादुई अंगूठी दी थी, और बस ये देखने के लिए कि इस अंगूठी का उस पर क्या इफेक्ट होगा, लियो ने बाहर धूप में जाते वक्त वो अंगूठी उतार दी और उसके प्रभाव भी तुरंत ही सामने आ गए। अचानक से लियो को किसी बम की तरह सूरज की रोशनी आकर लगी, जिसकी लियो ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अगर लियो के पास वो अंगूठी नहीं होती तो वो रात के अलावा बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन अंगूठी की वजह से उसे काफी मदद मिल रही थी। बिना अंगूठी के लियो काफी कमजोर हो गया था और उसका यह ख्याल कि अंगूठी के ना होने पर वो क्या करता, उसे हर पल डरा रहा था। लियो ने कुछ ब्लड पावर्स का प्रदर्शन करना भी सीखा था, लेकिन एक बार ट्रेनिंग करने के बाद वो उनका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और यह सार्थक की चेतावनी के कारण था। साथ ही सार्थक ने यह भी बताया था कि लियो अपने शरीर के माध्यम से अभी भूख को भी महसूस कर सकता है। यही नहीं, वो कभी कभी भूख के छोटे हिस्सों का भी एक्सपीरियंस फील कर सकता था। लेकिन लियो इससे भी ज्यादा कुछ सीखना और जानना चाहता था, और यह कोई बड़ी चिंता नहीं थी, क्योंकि खून को पाना पहली बार में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन उसके ना होने के बावजूद भी लियो ने खुद को नॉर्मल ही समझा, वो भी इतने लोगों के शेल्टर के बीच में। इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते आखिरकार लियो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया था। वो उस जगह के बाहर खड़ा था जो एक बड़े स्टाइल के डोजो जैसा लग रहा था। उसके 2 बड़े लाल दरवाजे थे और उस पूरी जगह के चारों ओर एक दीवार थी। वो भवन काफी चमकदार और साफ दिखाई पड़ रहा था। उसमें एक सफेद फिनिश किया गया था और उसके आसपास ज्यादा इमारतें नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुनसान जगह हो। लियो ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ, उन्होंने इसे मेरे क्लियर एंड कट डायरेक्शंस के हिसाब से बनाया है। ये काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद उन 2 लाल बड़े दरवाजों को खोलकर डोजो के अंदर से एक आदमी ये सुनते ही बाहर निकल आया। चड्डी पहने हुए और सनग्लासेस लगाए हुए एक युवा लड़के ने बाहर निकलते ही चिल्लाते हुए लहजे में कहा,
अरे यहाँ से चले जाओ यार। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि इस जगह का मालिक नहीं चाहता कि कोई विजिटर यहाँ पे आए, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तो साफ था कि वो युवा लड़का अपने लिए इस बड़ी इमारत का आनंद ले रहा था, क्योंकि ठीक उसके पीछे डोजो इमारत के अंदर एक सन बेड भी लगा हुआ था। हालांकि जैसे ही वो युवक लियो के करीब आया और उसने अपना चश्मा उतारा, तो उसे अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ। उसने लियो को पहचाना ही नहीं। उस युवा लड़के ने घबराते हुए जल्दी जल्दी कहा, अरे आप वापस आ गए। सॉरी सॉरी सॉरी, आपने कुछ बताया भी नहीं। वैसे आप कब वापस आए सर? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? युवा दिखने वाला लड़का मुश्किल से 20 साल से थोड़ा ज्यादा का लग रहा था और फिलहाल वो काफी घबराया हुआ था। अच्छा बैठिए, मैं आपकी पसंद का कुछ खाना तैयार करके लाता हूँ। खाना खाएंगे ना? खाना खाना लियो ने कहा, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, अभी के लिए मैं बस आराम करना चाहता हूँ। वैसे शेल्टर कैसा चल रहा है? क्या विजिटर्स से हमको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? शेल्टर के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है? उस लड़के ने लियो को जवाब देते हुए कहा, जब आप यहाँ से दूर थे ना, तो मैंने आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की पूरी कोशिश की। विजिटर्स और बाकी ग्रुप्स के लिए चार्जेस को बनाए रखा। हालांकि 1 या 2 बार को छोड़कर यहाँ बीस्ट्स के ज्यादा हमले नहीं हुए हैं। और जैसा कि आप हमेशा से चाहते थे, शेल्टर के लिए पेमेंट के चार्जेस और डोनेशंस को मैंने सीक्रेट ही रखा है। क्या लियो अब हमेशा इसी जगह पर रहेगा? कैसे मिलेगा लियो अब दोबारा सार्थक से? और अब लियो के बिना बीस्ट वेपन क्लास में स्कूल के बच्चों को कौन सिखाएगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।